डॉक्टर माधुरी शुक्ला के संयोजकत्व में संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से इसके विषय में बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जो हमने देखा और अनुभव किया इस कार्यशाला में, पहली बात तो ये है कि आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि जो इस सृष्टि की आद्य ध्वनि थी या पहले प्रारंभिक ध्वनि थी, वह संगीतात्मक थी। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जैसे हम ओमकार की बात करते हैं कि ओम जो है ये प्रथम ध्वनि थी, तो ये भी संगीतात्मक थी। इसके अलावा जब हम लोक पर आते हैं, लोक धर्मों पर आते हैं, लोक संगीत की विशेषताओं पर आते हैं या जन पर आते हैं, उनकी परंपराओं पे आते हैं, तो सब में यह मूल रूप में रची बसी। पुनः हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा जीवन है इसमें भी हर लेवल पे, हर स्तर पे संगीत ही है। अगर संगीत नहीं है तो हम जीवन ठीक से नहीं जी रहे। अब वो कैसे? जितने भी दर्शन विकसित हुए, जितना भी ज्ञान विकसित हुआ, सबका मूल संगीत है। आज शायद आप लोगों को एक अचंभा होगा, हम बताते हैं थोड़े शब्दों में। नाट्य शास्त्र को आप लोग पढ़ेंगे कभी, तो लोग विद्यार्थी होंगे साहित्य के या नाट्य शास्त्र पर कभी शोध कर रहे हैं, वो पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि उसमें इतना विस्तार है, 36 से 37 अध्याय तक का है नाट्य शास्त्र। वो हमारा जीवन है, उसमें हम आप देखिए अभी जो हो रहा था, इसमें सभी लोग बिल्कुल खुश थे। जो भी हमारी समस्याएं थी, घर पे क्या हो रहा है, कैसे है, सब हम भूले हुए थे। हमारा जो मन है ये बिल्कुल शांत था, प्रसन्न था। और शरीर में जो गात्र विक्षेप होता है, जो हम हाथों को हिलाते हैं, अपने चेहरे को हिलाते हैं, या फिर और भी जो हमारे अंदर से स्फुरत होता है, स्पंदन होता है, तो ये हमारे शरीर को फिट करता है। माने मन और शरीर दोनों फिट। फिर हम थोड़ा सा बैठे बैठे सोच रहे थे कि कैसे हम इसको और ज्यादा स्पष्ट कर सकें, तो हम गए योग दर्शन पे। योग की परिभाषा है, आप लोग योगा निरोधा पढ़ा होगा, पतंजलि का बहुत बड़ा ग्रंथ है और मोक्ष की ओर ये भी ले जाता है। वही संगीत शास्त्र भी उसका मूल है, क्योंकि ये पहले से ही, जैसे आप देखेंगे कि जब भाषा का विकास नहीं हुआ रहा होगा, तभी जब व्यक्ति कुछ नहीं बोल पाता होगा, तो जब वो मुख से उसकी ध्वनि निकलती होगी तो उसमें भी गेयता रहेगी। जैसे आप देखेंगे गूंगा भी बोलता है तो आ करके बोलता है, होता है। तो हम थोड़ा सा योग दर्शन की ओर गए, तो हमने वो परिभाषाएं और देखी। जब हम गीता पढ़ते हैं तो उसमें एक परिभाषा होती है, समत्वम योग उच्यते। है ना, ये समत्व का भाव, एक साथ सब कुछ फिट हो जाना। जैसे हम देख रहे हैं कि हारमोनियम पर आप हैं, तबले पे हैं, ढोलक पे हैं, और फिर जो गा रहे हैं जितने भी लोग, ये सभी बिल्कुल एक साथ अपने आप को तारतम्यता के साथ गा रहे हैं। कहीं ये नहीं है, विचलन नहीं है। ये नहीं है कि भाई तबला किसी दूसरे लेवल पे बज रहा है, ढोलक कहीं दूसरे लेवल पे, हारमोनियम, या फिर आप जो भी कर रहे हैं सब एकदम समत्व है। तो ये जो योग की परिभाषा है कि हम समत्व रूप से कार्य करते हैं, हमारा जो कुछ भी कार्य होता है उसमें समत्व भाव होता है, तो ये संगीत में देखने को मिलता है। फिर हम देखें एक परिभाषा और, वो भी भगवत गीता की है, योगा कर्मसु कौशलम, कि कर्मों में कुशलता योग है ना। ये जो कुशलता है हमारे जीवन में नहीं है तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। संगीत के माध्यम से हम कुशलता की ओर भी आते हैं। आप देखेंगे कि जब हम कोई भी काम कर रहे हो, चाहे अतिथि की सेवा कर रहे हो या घर पे हम कपड़े को धो रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, है ना, तो उसमें भी अगर हमारे अंदर कुशलता नहीं है, ठीक से नहीं मांज रहे हैं, तो फिर एक मन में भी अगर वो भाव आता है कि नहीं यार, ये तो बहुत ज्यादा बर्तन है, ये बहुत ज्यादा ज्यादा कपड़े हैं, या इतने मेहमान आ गए, इतना करना है, ये खिलाना है, ये पिलाना है, बड़ा है, दिमाग में बोझ है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। और उसको आप एक लयबद्ध तरीके से, है ना, इंजॉय करते हुए को अपने हाथ पे जब वो लेकर के प्लेट और वो पहुंचते हैं, और थोड़ा सा एक एक्शन के साथ पहुंचते हैं, वो एक्शन क्या है, संगीत। बर्तन को मांज रहे होते हैं, उसमें आप जो स्क्रबर है उसको ठीक ढंग से चारों तरफ घुमाते हैं, फिर जो पानी गिर रहा होता है उसको बड़े लय के साथ, है ना, धोते हैं बर्तन को।
वो क्या है, वो योग। माने हम जो कुछ भी करते हैं उनमें जो कुशलता है वो योग है, वो भी संगीत से ही आती है। तो संगीत तो बहुत बड़ा शास्त्र है ना। गीतम नृत्यम तथा वाद्यम त्रयम संगीत उच्यते। ये तीनों का जो मेल है वो संगीत है, और ये पूरे जीवन में फैला हुआ। फिर अब थोड़ा सा हमने अनुभव किया कि ये जो हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, बहुत इसमें रस ले रहे थे, है ना। हाँ हाँ, मैं देख रहा था। तो हमने कहा कि इनको शायद और कुछ और भी जो अभी 20 से 25 साल या 28 साल की एज में होंगे, उनको शायद अनुभव नहीं होगा। जब हम लोग छोटे थे, गांव में रहते थे, गांव में झूले पड़ते, और उस तरह के पेड़ अब तो है नहीं। अब तो छोटे छोटे पेड़ होने लगे, उसके बाद तो ऐसे भी बहुत सारे पेड़ हो रहे हैं जो गमले में लगाए जा रहे हैं, तो वहां पे झूला तो और नहीं डाला जा सकता। और जो खराब स्तर के पेड़ हैं, जिनमें बहुत शाखाएं जो हैं पतली हैं या लचीली हैं, उनमें भी नहीं डाला जा सकता। पहले का जो आम होता था, पहले की जो नीम होती थी, वो कुछ अलग होती थी ना। उसमें झूले पड़ते थे, और झूले पड़ते थे तो कभी कभी ये होता था कि गांव के चारों स्तर पे चारों दिशाओं में झूले पड़ते थे, और पुरुषों के लिए अलग झूले पड़ते थे और महिलाओं के लिए अलग पड़ते थे। कारण ये था कि पुरुषों के जो झूले होते थे थोड़ा सा ऊंचाई वाले होते थे, और उनकी पेंच जो मारी जाती थी बहुत लंबी दूरी तक जाती थी, इतना दूरी तक जैसे लगता है कि आसमान छू रहे हैं। और जब कभी वो डाल टूटती थी या कोई उससे फेंका जाता था, गिर जाता था, बहुत दूर तक जाता था, है ना। हाथ पैर टूट जाए तभी कोई परवाह नहीं है, लेकिन वो जाता था वो दूर। और महिलाओं के जो झूले पड़ते थे ना, वो थोड़ा सा बच्चों वाले झूले होते थे, जो शाखाएं नीचे होती थी। और और उसमें ये होता था कि दिन भर बच्चे झूलते थे, और रात को वो झूले महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाते थे। और उन झूलों पे जब खा पी के महिलाएं 9-10 बजे आती थी, तो होता ये था कि जो लड़कियां होती थी वो पेट मारती थी। तो होता ये था कि 5-6 जो महिलाएं हैं जो बीच बीच में झूलना है जिनको, वो कजरी गाती थी। और उन कजरी में इतना सुंदर लय, इतनी सुंदरता होती थी, और वो जो पेग मार रही वो भी बीच बीच में कोरस के रूप में गाती थी। जैसा कि आपने अभी देखा, कोरस के रूप में भी बहुत अच्छी ध्वनि आ रही थी। जो लड़के पीछे बैठे हैं, ये भी बहुत सुंदर गा रहे थे। कभी कभी जो इनकी ऊंची आवाज थी बड़ी सुंदर लग रही थी। तो उसमें आप देखेंगे कि जो महिलाएं गाती थी उनको किसी ने सिखाया नहीं था। आज हमें कार्यशाला के रूप में सिखाना पड़ रहा है। कारण ये है कि आज वो परिस्थितियां नहीं है, वो समाज थोड़ा सा गांव से निकल के शहर में आ गया है, उस तरह के झूले नहीं है। तो वो जो महिलाएं होती थी, वो महिलाओं के गीतों में भी यही चीज, जैसे आज बिल्कुल एक रस था सब कुछ, वैसे वहां होता था। उनको ये भी नहीं है कि उनको सीखने के लिए हम काफी देते थे या कुछ देते थे। वो आपस में ही ऐसे बैठे बैठे एक दूसरे से सीख जाती थी, गाते गाते सीख जाती। वो चीजें आज थोड़ा सा गड़बड़ हुई है। जो एक संक्रमण काल था अभी पिछले 10-20 वर्षों में, जब हम अपने जो भी परंपराएं हैं हमारी, उनके गीतों को भूल गए। अभी ये आप लोग बैठी हुई हैं, पुरानी महिलाएं बैठी हैं, इन लोगों को शायद विवाह के गीत, है ना, या जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो जो गीत है, सोहर जिसको कहते हैं वो, या फिर अन्य भी जो कर्म कांड होते हैं, कथा के गीत, है ना। जब कथा होती है सत्यनारायण भगवान की हो या रामायण की आरती हो रही है, उस समय भी हवन होता है, तो हवन के गीत या भी इस तरह के और भी संस्कारों के गीत याद रहते थे। सभी को याद रहते थे। पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं होती थी, उनके पास कापी कलम नहीं होता था, लेकिन वो गीत याद रहते थे। आज हम सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमें ये सारे गीत याद नहीं है। उसके लिए हमें संकलन करना पड़ता है गीतों का। जैसा कि मधु मैम ने अभी गीतों पर एक जो सांस्कृतिक गीत है उस पर एक उनकी अच्छी किताब आई है। हालांकि अभी मैंने उसको पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर हमने देखा है फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, बहुत अच्छी किताब है। तो ऐसी किताबों को लेकर के आप उन गीतों को जरूर याद करें। अब ये जो कार्यशाला स्थापित हो रही है बीच बीच में, तो इनसे हमें एक लाभ तो ये मिल रहा है कि ये जो बच्चे हैं या युवा पीढ़ी है, ये गीतों को कम से कम याद तो रखेगी, है ना। और हमने ये भी देखा इस कार्यशाला में कि जो भी बैठे हुए लोग हैं, हम भी बैठे थे और भी जो लोग बैठे हैं, सब एक रस हो गए, मग्न हो गए। भले मुख से वो आपकी कजरी नहीं निकल रही थी, लेकिन ये अंदर से तो गा ही रहे थे, क्योंकि परापश्यंती मध्यमा बैठे, ये जो ध्वनियों के वाणी के 4 भेद होते हैं ना,
तो ये अंदर अंदर तो सभी लोग गा रहे थे, ये बड़ी अच्छी बात है। और ऐसी कार्यशाला के आयोजन के लिए मधु मैम को मैं बधाई देता हूँ। और जो बच्चे या जो लोग भी सहभागी रहे हैं, संख्या कितनी है तो मैं नहीं जानता, लगभग कितने लोग सहभागी रहे हैं? 30 लोग रहे। बहुत अच्छा है, तो 30 अच्छी संख्या है। ऐसे मौसम में, जबकि बारिश का मौसम है और हर जगह खुदाई और काम हो रहे हैं, कीचड़ फैला हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़े से दूर दूर से भी लोग आए होंगे और कार्यशाला में अपना सहयोग दिए होंगे। अच्छा लगा मुझे, और इसके लिए सभी को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप लोग आगे ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित आप भी करें और बच्चे सहभागी हों, और इस ये जो हमारी व्यंजना आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी है इसको और आगे आप ले जाओ। ठीक है।